नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार सिंह और आपने देखना शुरू कर दिया है एएसआर न्यूज। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आज रवि उपाध्याय सर के साथ हम चर्चा करेंगे जिस तरीके से देश में राज्यसभा के सीटों को लेकर हर तरफ जो है वो चर्चाएं चल रही हैं, तो उसी मुद्दे पर आज हम कुछ अंदर की खबर आपको बताएंगे। और रवि उपाध्याय सर के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक एनडीए और महागठबंधन दोनों ही तरफ इसको लेकर कौतूहल मचा हुआ है कि कौन कौन से उम्मीदवार हो सकते हैं राज्यसभा के लिए। जो सीटें खाली हो रही हैं उनमें कौन कौन से उम्मीदवारों को सेट किया जा सकता है और एनडीए को कितनी सीटें मिलेंगी और कौन सा ऐसा चौंकाने वाला चेहरा होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो बात यह है कि महागठबंधन और एनडीए दोनों ही तरफ से जो है वो खींचतान चल रही है, किसके पाले में कौन सी एक सीट आ सकती है, क्योंकि 5 सीटें बताई जा रही हैं कि राज्यसभा के लिए खाली होने वाली है। रवि उपाध्याय सर से जानते हैं कि आखिर सर जो 5 सीटें, जो खबर मिल रही है कि जो 5 सीटें खाली हो रही हैं राज्यसभा के लिए, उसमें किसको कितनी सीटें जा सकती हैं, और उससे भी बड़ी बात कि कौन से ऐसे चौंकाने वाले चेहरे होंगे जो इस बार बहुत नए होंगे और कौन से गणित में कौन हावी होगा, किस पर कौन भारी पड़ेगा महागठबंधन और एनडीए में, इस पर पूरा विस्तृत आपके पास जानकारी है, पूरी पुख्ता जानकारी है। तो जरा दर्शकों को बताइए, एएसआर की न्यूज़ के दर्शकों को, कि आखिर क्या क्या इसमें गणित काम करेगा और एनडीए और महागठबंधन में किसकी ज़्यादा मजबूत स्थिति है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राज्यसभा जो उच्च सदन है उसकी 5 सीटें खाली हो रही हैं बिहार से। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि बड़ी बिहार में एक राजनीतिक धरपकड़ कह लीजिए। धरपकड़ हम किस लिए कह रहे हैं इसको भी बताएंगे, और किस तरीके से समीकरण साधने की कवायद हो रही है, क्योंकि इस बार एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है। 202 का आंकड़ा छुआ है। तो बिहार में विधानसभा के आम चुनाव में। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि ये 5 सीट जो है, आपको आरजेडी से 2 सीट खाली हो रही है। हम बार बार इस बात को कहते हैं। और इस बार यदि तेजस्वी यादव इसमें अगर यदि समझौता या इस तरीके से अगर यदि अड़ियल रुख अपना करके रहे, जिस तरीके से विधानसभा के आम चुनाव में देखने को मिला कि ओवैसी की पार्टी या अन्य जो बसपा या वगैरह से जो भी पार्टियों से अपना वो, तो निश्चित रूप से फिर वो फेंका जाएगा। देखिए रवि उपाध्याय सर जिस तरफ इशारा कर रहे हैं तेजस्वी यादव को, यानी पिछले अंक में हम लोगों ने चर्चा की थी कि तेजस्वी यादव अगर जो 5वीं सीट है उस पर अगर ओवैसी के साथ अगर नजदीकियां बढ़ती हैं तो फिर तेजस्वी यादव के लिए अच्छे संकेत हैं। वही बात दोहरा रहे हैं रवि उपाध्याय सर कि अगर वहां पर कहीं भी फेल हुए या फिर जो आपने गलतियां 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले जो ओवैसी ने आपको एक ऑफर दिया था आपने ठुकरा दिया, तो अगर यहां पर राज्यसभा में भी वही अड़ियल रवैया अपनाते हैं तो फिर तेजस्वी यादव के लिए क्या कुछ मुश्किल हो सकता है। फिर नहीं, उसी को हम समझाना चाह रहे हैं कि देखिए हम क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए 5 सीट है इस बार राज्यसभा से खाली हो रही है, उसमें 2 सीट जो है सो आपको आरजेडी की रिक्त होगी। और ये आरजेडी की सीट जो रिक्त होने की बात आ रही है 9 अप्रैल 2026 को रिक्त होगी, और 2 सीट जेडीयू से भी रिक्त होगी। तो 4 सीट हो गई। एक सीट जो है सो उपेंद्र कुशवाहा की, जो आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो बीजेपी के कोटे से, हाँ बीजेपी के कोटे से गए थे उस बार विवेक ठाकुर, जो नवादा से सांसद हुए थे उनके कारण, क्योंकि वो राज्यसभा के सदस्य थे विवेक ठाकुर, जो सीपी ठाकुर मान्य श्रद्धेय जो उनके पुत्र हैं, तो नवादा से जीत गए। तो वह इस लिहाज से वह सीट राज्यसभा की खाली हो गई। तो एक सीट यह है। तो अब देखिए ये 27 अगस्त 2024 को उपेंद्र कुशवाहा का चयन हुआ था, और इससे पहले जो हम 4 सीट की बात कर रहे हैं वह 10 अप्रैल 2020 को हुआ था। किसका प्रेमचंद गुप्ता आरजेडी, एडी सिंह आरजेडी, हरिवंश नारायण सिंह जो राज्यसभा में उपसभापति हैं उनका, रामनाथ ठाकुर जो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर श्रद्धेय के उनके पुत्र हैं। तो यह समीकरण 4 सीट तो आपको इन ब्लॉक दिखाई पड़ रहा है। एक सीट उपेंद्र कुशवाहा वाली है, तो एक उसमें भी अब समझने वाली बात है कि उपेंद्र कुशवाहा, अब देखिए उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोटे से भेजा था। तो इस बार अब जो समीकरण सजता हुआ दिखाई पड़ रहा है, हम बार बार कह रहे हैं कि प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार इस बार जीती है। 202 का आंकड़ा छुआ है। महागठबंधन अगर और चाहिए कितना वोट, 41 वोट, 41 चाहिए। आप देखिए कि एनडीए के तमाम वोटर को आप एकजुट करते हैं, फिर भी आपको 3 सीट, 3
जो है सो कम होता है। अगर आप 5 से उसको मल्टीपल करते हैं तो आप देखिए कि वो आंकड़ा 205 पहुंचता है, जबकि आपके पास 202 सीटें ही हैं। तो जाहिर है कि जो पांचवा जो सीट है, पांचवा कैंडिडेट है, उसके लिए बहुत जद्दोजहद करनी होगी एनडीए को। कौन समर्थन देता है, कौन नहीं देता है, ये विवेक पर ध्यान होगा। क्या किस तरीके से नीतीश कुमार और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर गृह मंत्री अमित शाह किसको अपने पाले में लेते हैं, वो उस पर चर्चा करेंगे रवि उपाध्याय सर। लेकिन जिस बात को लेकर ये बार बार इशारा कर रहे हैं कि जो 5वां सीट है, जहां पर 3 सीटें एनडीए को कम हो रहा है, वहां पर तेजस्वी यादव चाहे तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए, थोड़ा सा अपने आप को एक पैर पीछे खींचे, एक कदम, तो हो सकता है कि ओवैसी उनको सपोर्ट कर दें। और वहां पर हम लोगों ने चर्चा किया था पिछले अंक में कि हिना साहब को लेकर ओवैसी मान जाएंगे क्योंकि मुस्लिम चेहरा है। लेकिन यहां पे मामला कुछ और बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नहीं, आप जो बोल रहे हैं हिना साहब का ठीक है, हिना साहब को ओवैसी समर्थन भी कर देंगे, लेकिन तब है कि एमएलसी का जो एक चुनाव, एमएलसी का एक सीट जो ओवैसी मांग रहे हैं, जो मांग रहे हैं, एक सीट मांग रहे हैं, तो वह देने के लिए आरजेडी तैयार नहीं। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, ये नई जानकारी है, अंदर की खबर है कि ओवैसी जो एक एमएलसी की सीट चाहते हैं बिहार में, वो आरजेडी उस पर अभी भी कुछ नहीं बोल रही है। यानी अभी भी वो कंफ्यूज है कि आरजेडी उनको दे कि नहीं दे। लेकिन ये गड़बड़ी यहीं पे हो रही है सर कि अगर आरजेडी अगर इतना पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी तो फिर राज्यसभा के लिए ओवैसी क्यों कॉम्प्रोमाइज करेंगे? देखिए, यही पेंच फंस रहा है। और आपको एक बात समझना पड़ेगा, यह पेंच फंसने का कारण आपको थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा तेजस्वी यादव को। और इस बार चूक गए तेजस्वी यादव राज्यसभा के चुनाव में, तो फिर वो लंबा सन्नाटा हो जाएगा, 2 सीट तो खत्म सीधा। तो ये देखिए, यही अब गणित है। अब देखिए यहां पर क्या गणित बन रहा है और बिगड़ रहा है। अब ओवैसी, अब थोड़ा सा महागठबंधन का भी समझ लीजिए। महागठबंधन के पास में आरजेडी 25 है, कांग्रेस 6 है, सीपीआईएमएल 2 है जो वाम दल है, उसके बाद सीपीआई के पास में 1 है, आईआईपी इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी जो आपको गुप्ता गुप्ता स्वयं एकमात्र विधायक है, वह महागठबंधन के ब्लॉक से ही है। तो आप ऐसे मिला करके देख लीजिए 35 होता है, 35 होता है। यानी इनको 6 इनका भी कमी हो रहा है, उधर 3 का कमी, इधर 6 का कमी। बिल्कुल। तो ये अब इसको समझिए गणित को, जब 6 कम हो रहा है तो बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के 1 एमएलए है, ठीक है। अब आपको और ओवैसी की पार्टी, वरिष्ठ ओवैसी की जो पार्टी है, एआईएमआईएम के 5 हैं। तो आप देखिए एआईएमआईएम के 5 हैं, तो उसमें आपको क्या बनता बिगड़ता है? आपको उसमें अगर यदि आप समर्थन कर देते हैं, ओवैसी की पार्टी अगर यदि महागठबंधन को समर्थन कर देती है, तो निश्चित रूप से 41 का जो मैजिक जो आंकड़ा है वो हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा। वहां पे जादुई आंकड़ा जो है पूरा कर जाएंगे और फिर तेजस्वी यादव के लिए जो एक बड़ा डैमेज है वो कंट्रोल हो जाएगा। आप 2 सीटें वहां पर नुकसान होगा, ऐसे आप 1 सीट बचा लेंगे। बिल्कुल। अगर आप हिना साहब को अगर आप आगे करते हैं, और दूसरी बात जो ओवैसी जो एक डील करना चाहते हैं कि एक एमएलसी की सीट चाहते हैं, रवि उपाध्याय सर कह रहे हैं कि वो डील कहीं गड़बड़ा रहा है। अगर ये गड़बड़ा गया, यानी अगर ये फेल हो गए तेजस्वी यहां पर, तो फिर बड़ा नुकसान होगा इनका। जो इस बार का जो 2 कोटा है, 2 जो राज्यसभा से सांसद जो इनका टर्म पूरा हो रहा है, 1 भी नहीं बचने वाला है। तब क्या होगा सर, अगर तेजस्वी फेल कर गए तो फिर कौन यहां मौके पर चौका मार सकता है? देखिए, यही है कि यहां पर जो समीकरण, जो गणित दिखाई पड़ रहा है। अब मान लीजिए जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास माने चिराग पासवान की पार्टी, वह जो है सो एक मास्टर स्ट्रोक खेलती हुई दिखाई पड़ रही है। अच्छा, वो आप तो देखिए, मान लीजिए अगर एनडीए फोल्ड से मान लीजिए 4 सीट है, तो हरिवंश नारायण सिंह जेडीयू से जाना उनका तय है, शूटिंग है। रामनाथ ठाकुर केंद्र में मंत्री हैं, उनका भी जाना तय। कर्पूरी ठाकुर जी के जननायक के बेटे, जननायक के बेटे हैं, और उनको आप कोई भी नहीं चाहेगा कि उसमें कुछ परिवर्तन करे, क्योंकि उससे परिवर्तन होगा तो वोट पे परिवर्तन पड़ेगा निश्चित रूप से। तो वह इतनी बड़ी भूल और चूक नहीं करने जा रही है एनडीए। अब रही बात कि आपको 2 सीट है, तो एक जो चर्चाएं हैं आम और खास में कि नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, तो वो भेजे जाएंगे। अच्छा, ये भी एक चर्चा है। ये तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो कार्यकारी तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, तो उनको जाना तय माना जा रहा है कि उनको भेजा जाएगा। अब रही 3 हो गया, 1 सीट और है। अब भारतीय जनता पार्टी को डिसाइड करना है कि वह सीट पर किसको वह भेजेगी।
ठीक है। अब उसमें अब मान लीजिए उपेंद्र कुशवाहा को भेजती है या कंटिन्यू करती है करती है या फिर नहीं करती तो किसी दूसरे चेहरा को। हाँ, तो फिर तो 4 सीट ये हो गया। 5वां सीट में अगर तेजस्वी फेल होते हैं तो 5वां सीट एनडीए पास, देखिए फेल और पास अलग विषय है। हाँ। अगर यदि मान लीजिए यहां पर चिराग पासवान की पार्टी पॉलिटिकली बहुत बड़ा, अगर यदि जो दिखाई पड़ रहा है, जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि एक जो है सो लोक जनशक्ति पार्टी में पुराने और कद्दावर चेहरे माने श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान के विश्वस्त अगर यदि कहें, और उनके साथ में मजबूत तमाम जो सो पार्टी में उतार चढ़ाव हुआ, लेकिन वह व्यक्ति जहां पर है वहीं का वहीं खड़ा है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई एक ऐसा विश्वस्त चेहरा है और वैसा चेहरा जो टीवी में डिबेट में कहीं नहीं दिखाई देता है, लेकिन वो रामविलास पासवान के दौर से लेकर अब तक चिराग पासवान के मेन बॉडी का, यानी कि बैकग्राउंड में वो आदमी रहकर उनकी पार्टी और उनके परिवार को वो एक तरीके से मजबूती से वो बरकरार रखता है। देखिए वो चेहरा आ सकता है इस बार निश्चित रूप से, और वह उनका पारिवारिक संबंध भी है। अच्छा, इस बात को मानिए। अब हम नाम लेंगे, अब मीडिया में कई लोग नहीं जानते होंगे इस नाम को, इस चेहरे को, लेकिन मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि यह अंदर खाने में है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में, और यह आपको दिखाई भी पड़ेगा कि यह व्यक्ति, यह आदमी आपको, अगर एनडीए फोल्ड से जाने की बात राज्यसभा में होगी तो निश्चित रूप से चिराग पासवान, ये 5वां सीट के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल, जो 5वां अगर तेजस्वी फेल या पास होते हैं तब यहां गुंजाइश अगर होती है तो फिर चिराग पासवान बाजी मार लेंगे। और तब जो चेहरा जिसके बारे में जिक्र कर रहे हैं कि जो अब तक कहीं नहीं किसी चैनल और डिबेट में कहीं चर्चा नहीं उस नाम की, वो नाम एएसआर न्यूज के पास है और रवि पादेसर वो नाम बताने वाले हैं। कौन ऐसे शख्स हैं जिनका नाम चिराग पासवान आगे कर सकते हैं, कर नहीं सकते हैं? देखिए अमित जी, आप इसको रुकिए, आप देखिए इस यह बात हम बता रहे हैं कि जो व्यक्ति हैं, जो निश्चित रूप से आप रामविलास पासवान को अगर यदि क्लोजली मॉनिटर करते हैं, सिर्फ देखिए दावे तो बड़े बड़े पत्रकार करते हैं कि हम भी रहे, लेकिन हम जो क्लोजली मॉनिटर करते हैं, जो क्लोजली उनके साथ में रहे, पारिवारिक संबंध है, तो निश्चित रूप से हम जो नाम लेने जा रहे हैं उस नाम पर आपकी मुहर लगेगी नहीं लगेगी हम नहीं जानते, लेकिन इतनी बात मान के चलिए कि यह मन बना लिया है चिराग पासवान ने, उनकी पूरी फैमिली ने। निश्चित रूप से आप देखिए, जब उनकी माता श्री रीना पासवान को नहीं जाना है, और ऐसे में रीना पासवान चर्चा तो सारा डिबेट में यही होता है, रीना पासवान उनकी मां जा रही है चिराग पासवान की। निश्चित रूप से आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन रीना पासवान पार्टी को की मजबूती के लिए वो हर चीज करने के लिए तैयार है, क्योंकि वह श्रद्धेय रामविलास पासवान की धर्मपत्नी है। जिस तरीके से रामविलास पासवान ने बड़ी लकीर खींची थी, तो वह भी अपने बेटा के पीछे रह करके बड़ी लकीर खींचते हुए, माने चिराग पासवान के पीछे रह कर खींचती हुई दिखाई पड़ती हैं। और इस बात को मान करके चलिए, हम जो बात कर रहे हैं उस बात आपको होगा। और एनडीए क्यों नहीं चाहेगा कि पांचों की पांचों सीट हम ले लें? हाँ बिल्कुल, क्यों दाव खेलने देना ये तो गलती करेंगे तेजस्वी यादव ना। एक मौका मिला है, ओवैसी आपके साथ डील कर रहे हैं, और ये बात सही है कि अगर हिना साहब को आगे करके और एमएलसी की सीट को आप तेजस्वी यादव अगर मान जाते हैं ओवैसी के लिए, तो फिर वो मौका नहीं मिल पाएगा एनडीए को 5वां। तो अगर तेजस्वी कहीं कमजोर पड़ गए या फिर थोड़ा एरोगेंसी आप दिखाएंगे 2025 चुनाव के पहले वाला, तो फिर ये मामला गड़बड़ा जाएगा। फिर जो रवि पादेसर बता रहे हैं कि ये जो चेहरा है, जो नाम है, अब नाम का खुलासा नहीं। अब देखिए, एक मिनट समझिए, महागठबंधन को 6 चाहिए, नंबर का गणित देखिए आप, और एनडीए को 3 चाहिए, केवल 3 चाहिए। तो आप सिर्फ ओवैसी अगर सपोर्ट कर देते हैं एनडीए को, माने एनडीए को सपोर्ट कर देते हैं, तो उनका हो जाएगा। ओवैसी सपोर्ट कर देंगे एनडीए को, कर देंगे, निश्चित रूप से करेंगे, और किस स्थिति परिस्थिति में करेंगे यह भी हम आपको बताएंगे। और यहां महागठबंधन को 6 चाहिए, ये सबसे बड़ी बात। डबल चाहिए, हाँ डबल चाहिए, इनको आधा चाहिए एनडीए को, तो यानी इनका प्रबल दावेदारी होगा। और इनका हमको लगता है कि अगर ओवैसी थोड़ा सा भी सैक्रिफाइस कर लिए, क्योंकि ओवैसी तो हमेशा बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे, नहीं क्या यहां पर साथ रहेंगे? बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे, लेकिन हम बात कर रहे हैं वह जिसकी राजनीति करते हैं ओवैसी, अल्पसंख्यक की। अगर यदि चिराग पासवान की पार्टी जो एनडीए फोल्ड में है, चिराग पासवान का अगर यदि आप थोड़ा सा बैकग्राउंडर समझिएगा, तो उनके पिता श्री श्रद्धेय रामविलास पासवान को हम क्लोजली मॉनिटर करते रहे, तो उनके संगठनात्मक ढांचे में देखिएगा कि एक से एक अल्पसंख्यक चेहरे रहे, बहुत शुरू से रहे। तो ये जो चेहरे की बात हम कर रहे हैं, यह आपको शमीम एम हवा, HAVA, शमीम एम हवा, शमीम एम हवा, ये बहुत बड़ा खुलासा है एएसआर न्यूज पर
ये वो नाम है जिसको लेकर चिराग पासवान ने, रीना पासवान ने और पूरा लोजपा रामविलास ने ये डंके की चोट पर इस बात को कबूल कर लिया है कि इनको आगे भेजना है। फिर से एक बार नाम दोहराइएगा। शमीम एम हवा, यह जो है सो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के। ये समझ लीजिए। अब आइए कि और इनमें क्या क्या खूबियां हैं। आप लोग कहिए कि नेशनल वाइस प्रेसिडेंट तो बहुत होते हैं, इनका तो नाम भी इससे पहले हम भी नहीं बहुत बढ़िया से जानते थे। बिल्कुल। लेकिन क्या ये इतने विश्वस्त थे कि इनको इतने विश्वस्त हैं? हम इसी तरीके से नहीं बोल रहे हैं, हम जान रहे हैं तभी बोल रहे हैं। और थोड़ा सा अब इनके बारे में और इनका बैकग्राउंडर जानिए। शमीम एम हवा जो है, इनके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंडर जानिए क्या है। यह देखिए, यह नेशनल जो है सो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष कब से थे? 2000 से 2025 तक, यानी पिछले 25 साल से लगातार है कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के पद पर है। और अभी कुछ दिन पहले जो खगड़िया के सांसद हैं उनको बनाया गया है राजेश वर्मा जी, जो सांसद हैं, बिल्कुल उनको बनाया गया राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 2000 से लेकर के 2025 तक, यानी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज रवि सर ये है कि रामविलास पासवान के भी सबसे भरोसेमंद रहे, इसका मतलब 2000 से है, और चिराग पासवान के भी सबसे भरोसेमंद रहे, तभी तो 2000 से 2025 का जो टेन्योर है 25 साल तक अगर कोई सबसे ज्यादा दो पीढ़ी के साथ रहा है और पार्टी के ट्रेजरर के पद पे, बड़ी आप समझिए सबसे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, यानी वो देखिए कितना महत्वपूर्ण आदमी है, कितना टेस्टेड और ट्रस्टेड होगा स्वर्गीय श्रद्धेय रामविलास पासवान का। यही कारण है कि उनके चेहरे को लेकर चिराग पासवान जो है वो राज्यसभा उनको भेजने की तैयारी कर रहे हैं। और अगर तेजस्वी यादव थोड़ी सी भी चूक किए तो फिर ये जो चेहरा है जो चिराग पासवान के सबसे भरोसे, अब सुन लीजिए, वो आगे आ जाएंगे। अब थोड़ा सा और सुन लीजिए इनके बारे में, शमीम एम हवा के बारे में, जो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके बारे में थोड़ा और सुन लीजिए। अभी तो आपने सुना कि राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहे 2000 से 2025, पहले 2000 से क्या और क्या? अब देखिए, अब उसके पहले क्या था? उसके पहले रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो है सो वह मेंबर हुआ करते थे। यानी ये दौर था जब रामविलास पासवान रेल मंत्री थे। अब 1996 से 1999 तक रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यह मेंबर रहे। पता एक्स मेंबर थे ये, माने मेंबर थे उस समय। अब आइए नेशनल टेलीकॉम एडवाइजरी कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि यह 1994 से 2004 तक रहे। बताइए, यानी हम लोग तो 2000 की बात कर रहे हैं, 1994 से साथ में। अब आइए थोड़ा सा और, फर्टिलाइजर कंसल्टेटिव फोरम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2004 से 2014 तक, माने एफसीआई में फूड कॉर्पोरेशन में, जिसके श्रद्धेय रामविलास पासवान, जहां रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री रहे वहां ये मौजूद रहे। इसका मतलब है जैसे नीतीश कुमार के साथ आरसीपी सिंह रहते थे, कृषि मंत्री जब थे उस समय आरसीपी सिंह भी बहुत भरोसेमंद अधिकारी थे, बिल्कुल उसी तरीके से रामविलास पासवान भी अपने साथ इनको रखे, क्योंकि सबसे अब और टेस्टेड। हाँ, अब और सुनिए, मेंबर ऑफ कंसल्टेटिव कमिटी एफसीआई। अच्छा, एफसीआई में यहां भी बड़े पद पे रहे। हाँ, कंसल्टेटिव कमिटी एफसीआई में थे। अब आइए, अब और एक चौंकाने वाली बात, ये जो है सो महाराष्ट्र स्टेट के प्रेसिडेंट 2001 से 2025 तक रहे लोक जनशक्ति पार्टी के। अब बताइए, यानी कि इतना सारा भरोसा अगर रामविलास पासवान करते रहे, चिराग पास, ये एक बड़ी अद्भुत है इनके साथ एक ये बैकग्राउंडर कि आप समझिए कि रामविलास पासवान बहुत भरोसा करते थे लोगों पर, चिराग पासवान नई पीढ़ी के हैं, वो भी अगर भरोसा करते रहे, यानी ये आदमी कहीं ना कहीं जो ये शख्स है वो बिल्कुल दोनों पीढ़ियों को एक तरह से एक साथ लेकर चलने की बड़ा काम है इनका। तो निश्चित रूप से आप इनका पारिवारिक भी, इनके लिए हम तो कहें कि श्रद्धेय रामविलास पासवान की जो धर्मपत्नी है रीना पासवान, वह भी इनके लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए कमिटेड हैं, और चिराग पासवान तो ही है। ये तय हो चुका है पूरी तरह से। देखिए, यह निश्चित रूप से यह परिवार में तय हो चुका है चिराग पासवान, मतलब एक तरह से परिवार में, और पार्टी के टॉप लीडरान जो हैं, अच्छा, वह भी इनको कहीं ना कहीं स्पेस इनको देंगे, क्योंकि यह इन्होंने पूरी जिंदगी खपा दी है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरी जिंदगी इन्होंने खपाई है रामविलास पासवान के पार्टी की मजबूती के लिए। रामविलास, तो ये निश्चित रूप से इतनी बात मान करके चलिए कि यह जो गणित है, और इस बार यदि तेजस्वी यादव चूक गए
इस बार अगर यदि गणित 3, 4, 5 करते रहे तो ये 3, 5, 4 फिर आगे करते रहे। अगर आप 3, 4, 5 करते रह जाएंगे तेजस्वी यादव तो फिर मौके पर चौका चिराग पासवान मार देंगे। और जिन शख्स के बारे में एएसआर न्यूज आप लोगों को जानकारी दे रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण आदमी है। वो रामविलास पासवान से लेकर चिराग पासवान तक के बीच जो एक लंबा फासला, एक 2 पीढ़ी का फासला, उसमें वो सबसे ट्रस्टेड और टेस्टेड रहे हैं। तो जानकारी एएसआर न्यूज के पास जो रवि उपाध्याय सर दे रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है, डंके की चोट पर है कि अगर चिराग पासवान इसमें बाजी मारेंगे तो ये चेहरा जिनके बारे में रवि उपाध्याय सर बता रहे हैं कि वो होंगे अगले 5वां अगर राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे तो चिराग पासवान का वो आदमी होंगे जो सबसे ट्रस्टेड और टेस्टेड होंगे। यानी तेजस्वी यादव अगर 2025 वाली गलती, चुनाव के पहले वाली गलती करेंगे तो फिर चिराग पासवान यहां जो है जीत जाएंगे। और फिर वो चेहरा जिनके बारे में रवि उपाध्याय सर बता रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि जो ये हम लोग डिस्कशन किया, जो सबसे बड़ा खुलासा आज का, जो सबसे बड़ा खुलासा है कि आगे 5वां राज्यसभा का उम्मीदवार कौन होगा, तो रवि उपाध्याय सर के पास वो नाम है जो अब तक किसी भी टीवी के नहीं, अभी तक डिजिटल में नहीं है। एक मिनट अमित कुमार जी, समझ लीजिए, ये जो नाम है यह किसी जगह न मेन मीडिया में, न सोशल मीडिया में, न किसी मीडिया में, केवल एएसआर न्यूज के पास है। और जो उनके पास, जो उन्होंने पिछले 25 से 30 साल तक इस परिवार के साथ उनका जो रिश्ता है, वो एक एक चीज बता दिया गया कि वो 1994 में क्या थे, 1996 में वो किस पद पर थे, 1999 में क्या थे, 2000 से 2025 तक वो ट्रेजर रहे पार्टी के। यानी पार्टी 2 अलग हो गई, पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान में विभेद होकर 2 पार्टी हो गई, लेकिन वो नहीं हटे। ये भी बहुत बड़ी बात है कि पशुपति कुमार पारस काफी मजबूत थे उस समय, अगर चाहते तो उनके साथ वो जा सकते थे, लेकिन फिर भी वो चिराग पासवान के साथ रहे। ये एक बड़ा कारण है, वो कमिटेड है, वो कमिटेड है रामविलास पासवान के। ये भी एक बड़ा कारण है सर कि कमिटेड है, इसलिए चिराग पासवान उनका भरोसा करके आगे उनको बढ़ाना चाह रहे हैं। ये बड़ी जानकारी जो एएसआर न्यूज आपको दे रही है कि इस बार जो चेहरा होगा वो चौंकाने वाला चेहरा, जो चिराग पासवान और रामविलास पासवान का सबसे विश्वस्त आदमी, जो बैकग्राउंड में रहता है, वो कभी भी टीवी के डिबेट में आपको दिखाई नहीं पड़ता है, और वो जो शख्स होंगे वो 5वां राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे अगर तेजस्वी यादव चूक करते हैं। तो कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम, ये डिस्कशन, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और एएसआर न्यूज को जो आप प्यार दे रहे हो वो प्यार बरकरार रखिए, और हमारे चैनल एएसआर न्यूज को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। और आपका प्यार हमें जो मिल रहा है इसके लिए हम आपका आभारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।